हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पंचायती राज से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखना और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और यहां पे किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 9 में, यानी कि भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान ये दोस्तों भाग 9 क में है। भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित है और दोस्तों भाग 9 केवल और केवल भाग 9 ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व है। आप सभी को पता होगा दोस्तों 5 से 11 तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 12 से 35 तक अपने मूल अधिकार हैं और फिर उसके बाद में 36 से 51 तक दोस्तों क्या है? तो अपने नीति निर्देशक तत्व है। तो ये मूल अधिकार है, ये भाग 3 में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व 4 में आते हैं। अब दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि ग्राम पंचायतों की स्थापना यानी कि गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अब अनुच्छेद 40 किस में आता है? तो नीति निर्देशक तत्व में। और नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत हैं वो कौन से भाग में आते हैं? तो दोस्तों भाग 4 में आते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 40 सीधा सा है, अनुच्छेद 40 ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, समझ में आ गया? 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर दोस्तों ये पंचायती राज प्रणाली है वो आधारित है। ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रदान करता है तो दोस्तों क्या प्रदान करता है? तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था है वो राजस्थान में की गई थी और राजस्थान में नागौर जिला और नागौर जिले में दोस्तों बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण ये दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है वो किससे है? तो वो दोस्तों पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो सीधा सा है, आंख बंद करके अपने को इसमें करना है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर दोस्तों सीधा सा है, मैंने अभी आपको बताया था 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें से 40 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो सीधा सा है, किस में आएंगे? तो नीति निर्देशक तत्व में आएंगे। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों सीधा सा है 73वां संविधान संशोधन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? यानी कि दोस्तों पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायतों को दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 29 विषय दिए गए हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अप्रत्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के प्रति आरक्षित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लगभग दोस्तों 1/3, लगभग 1/3 यानी कि 33% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं पद। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो दोस्तों वो है महिला वर्ग। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, महिला वर्ग। 18 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? तो वो है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। 1/3 आरक्षण होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे ये विशेषता गलत दे रखी है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? दोबारा देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा प्रश्न है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की
चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, तो वो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव करवाने हेतु सही है? तो कौन सी अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 6 माह के अंदर ही चुनाव करवाने आवश्यक है। ठीक है, पंचायत के विघटन होने के बाद में नए चुनाव, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों क्या उत्तरदायी है? तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही पंचायती राज चुनाव होता है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 5 वर्ष का रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों, देखिए, महात्मा गांधी, सिद्धराज डड्डा, राजीव गांधी, ये तीनों दोस्तों पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजीव गांधी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो दोस्तों ये पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो ये कौन सी तिथि को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने, आप चाहे पंचायती राज अधिनियम बोले, चाहे आप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बोले, ठीक है, दोनों दोस्तों यानी कि एक ही बात है। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय दोस्तों किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों कहाँ पर? राजस्थान में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1959 में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1959। आगे देखिए, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, तो दोस्तों सर्वप्रथम मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान और दोस्तों आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली है वो अपनाई गई थी, यानी कि अपना डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में दोस्तों प्रारंभ की गई थी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों पंचायती राज का शुभारंभ है वो नागौर राजस्थान में एक ग्राम है जिसका नाम है दोस्तों बगदरी। इस गांव में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्र के
सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों कब? तो ये किया गया दोस्तों सीधा सा है 2 अक्टूबर 1952 को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित नहीं पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो वो था दोस्तों लोक भागीदारी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है तो वो है दोस्तों इसमें अशिक्षा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशिक्षा। आगे देखिए, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है वो क्या है? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों ये सुझाव है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा दिया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। आगे देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो दोस्तों उस समिति का नाम क्या है? तो उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 44 नंबर प्रश्न है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? यानी कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो सीधा सा है, उस समिति का जो अध्यक्ष सभापति था वो कौन था? तो बलवंत राय मेहता खुद था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर का, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ये अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पे 24 अप्रैल होता तो ये सही होता, यानी कि अपना इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है 15 अगस्त। आगे देखिए, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों त्रिस्तर पर यानी कि 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों कैसी होती है? तो देखिए,
ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की, जिसमें से नंबर 1 ग्राम, नंबर 2 ब्लॉक, नंबर 3 जिला स्तर। ठीक है, ये 3 स्तरीय संरचना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों पंचायत समिति। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था है वो कौन सी नहीं है? तो वो है नगर परिषद। नगर परिषद है, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। देखिए 3 स्तर का तो मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता, अब 2 स्तर का सुझाव है वो किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों किसने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। ठीक है, और बलवंत राय मेहता ने 3। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। आगे देखिए, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दल को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया है? तो कौन सी समिति ने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, ये सुझाव है वो किसने दिया है? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का दोस्तों लेने देने का सुझाव है वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो कौन सी समिति को नियुक्त किया? तो दोस्तों वो है अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था 1977 में। ठीक है, पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। आगे देखिए, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो दोस्तों सीधा सा है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था देश में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों कब लागू किया गया था? तो दोस्तों वो है 1959 में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1959। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? तो अशोक मेहता ने तो दोस्तों 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी। ठीक है, तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वो 2 स्तरीय ढांचा कौन सा था? तो एक तो था दोस्तों मंडलीय पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। 57 नंबर प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो दोस्तों किन 2 स्तरों की बात की थी? तो दोस्तों मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, इन 2 स्तरों की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए दोस्तों अपने को कूट भाषा में इनका उत्तर देना है। देखिए सीधा सा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए बी आर मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, ये तो आ जाएगा अपना 1 नंबर पे। फिर उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों 1977 में ये कौन सी समिति? तो अशोक मेहता समिति, ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों JV.K. राव समिति, JV.K. राव समिति। फिर उसके बाद में आएगा LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4
1, 2 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों अशोक मेहता ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मेहता ने। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।